कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिनशी हाथ में पेपर लिए कहता है कि इस बार कारवान बहुत वसी और बहुत सारे लोगों के साथ आने वाला है। तभी बटलर कहता है कि हाँ, विदेशी सौदागरों के लिए एक एडवांस पार्टी भी रखी गई है। सुना है कि ये पहले से ज़्यादा वसी और सामान्य से ज़्यादा चलने वाला है। लेकिन तभी जिनशी कहता है कि दावत की तैयारियाँ कैसी चल रही है। तभी बटलर जवाब देता है कि उच्च अधिकारियों ने उसे संभाल रखा है। तभी जिनशी कहता है कि वो हमारे खास मेहमान है, काम जारी रखो। तभी जिनशी की बात में जवाब देता है बटलर कि समझ गया। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। हेड लेडी इन वेट्रिन अपनी लेडी इन वेट्रिन से कहती है कि अब एक लेडी इन वेट्रिन लेडी ग्यूको के साथ ही रहेगी क्योंकि उन्हें अब बच्चा भी संभालना होता है। तो तुम तीनों को अकेले ही गर्मियों के कपड़े निकालने हैं क्योंकि अब गर्मियाँ बढ़ रही है तो मौसमी कपड़ों के निकालने का वक्त हो चुका है। तब वो तीनों हाँ कहती है और अपने अपने काम पर लग जाती है। हम देखते हैं कि पहली लेडी इन वेट्रिन कुछ कपड़े निकालती है और कहती है कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं। फिर एक कपड़े को देखकर कहती है कि ये एक वक्त बहुत फैशन में था लेकिन अब फैशन के साथ ही ये बेकार हो चुका है। तभी माओ माओ कहती है कि इन कपड़ों का हम क्या करेंगे। तभी वो जवाब देती है कि हम इन्हें क्राफ्टमैन को दे देंगे, वो इन्हें फिर से बनाकर लेडी ग्यूको के वतन भेज देंगे, मतलब के पूर्व की तरफ। तभी माओ माओ कहती है कि मैं एहतियातन इनके अंदर कीड़ों से बचने की दवाई लगा देती हूँ। तभी वो उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर हम देखते हैं कि दूसरी लेडी इन वेट्रिन कहती है कि एक नई लड़की जल्द ही आने वाली है। उस पर माओ माओ पूछती है कि कौन सी नई लड़की। तभी वो कहती है कि लेडी ग्यूको का काम अब बढ़ चुका है क्योंकि वो अब पेट से है तो उनको और मदद की ज़रूरत होगी। तभी पहले वाली कहती है कि एक और वजह है, 50 से ज़्यादा काम करने वालियाँ और अटेंडेंस उनकी तरफ है और किसी ने उनके लिए सिफारिश भी की है कि उन्हें और मदद की ज़रूरत है। तभी मामा पूछती है कि क्या ये लेडी लवलन के बारे में है। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेडी ग्यूको 5 वेट्रिन के साथ उनके सामने बहुत ही निचले दर्जे की लगेगी। फिर वो कहती है कि यहाँ तक कि क्रिस्टल पवेलियन की लेडी लिहुआ के पास भी सिर्फ 30 लड़कियाँ हैं, वो भी काम करने वालियों को मिलाकर। लेकिन ग्रैंड पवेलियन के पास उनकी दुगनी संख्या में लेडी इन वेट्रिन्स है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता। तभी दूसरी लेडी इन वेट्रिन कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, अगर तुम चीज़ें इतनी ही बढ़ा चढ़ा कर पेश करोगी तो हेड लेडी इन वेट्रिन तुम्हें फिर से डांटेगी, तो काम करो। तभी वो कहती है कि लेकिन ये तो सच है। हम देखते हैं कि काम खत्म हो जाता है और माँ बाप पूछती है कि इतने कपड़े हम रखेंगे कहाँ। लेकिन तभी वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे कहा गया था कि यहाँ पर तिजोरी आने वाली है। तभी उनमें से एक कहती है कि कारवान भी तो आने वाला है। फिर माँ कहती है कि कारवान। तभी वो कहती है कि हाँ कारवान, पिछली बार तुम यहाँ पर नहीं थी इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, वो बहुत ही शानदार होता है। लेकिन मामा सोचने लगती है कि वो प्लेजर डिस्ट्रिक्ट से तो ज़्यादा शानदार हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी नई जगहों के ऊपर मज़े करने के अपने खतरे भी होते हैं। यही सोचों के साथ हम देखते हैं कि दूसरी लेडी इन वेट्रिन मामा को सलाह देती है कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तभी पहली वाली कहती है कि लेडी ग्यूको मुझे ऐसे मौक़ों पर अक्सर पैसे देती है। लेकिन तभी वो दोनों डर जाती है और देखती है कि उसके पीछे हेड लेडी इन वेट्रिन खड़ी हुई होती है और वो कहती है कि तुम लोगों को क्या हो गया है। तभी हेड लेडी इन वेट्रिन उसे डांट देती है, कहती है कि तुम बातें करने लगी, मैंने तुम्हें कहा था कि काम करो। और ये बातें सुनकर हमारी लेडी ग्यूको कहती है कि मुझे तो ध्यान रखना पड़ेगा वरना वो मुझे भी डांट देंगी। तभी उसके साथ वाली लेडी इन वेट्रिन कहती है कि आपको ऐसे मौक़ों पर मजाक नहीं करना चाहिए और वो हंसने लगती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाई जाती है लेडी लिहुआ, वो अपने पेट को सहला रही होती है कि तभी उनके पास लेडी शीन आती है और पूछती है कि आपने मुझे याद किया मेरी लेडी। तभी लेडी कहती है कि हाँ शीन, ये लो सबको सुना दो। तभी शीन कहती है कि इसके अंदर कारवान के मुतालिक चीज़ें हैं ना, अगर आप कहें तो मैं एक नौकरानी भेजकर इसे खरीद लाती हूँ। लेकिन तभी लिहुआ कहती है कि हाँ बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि लेडी इन वेट्रिन लेडी शीन को एक दवाखाने का खत देती है और कहती है कि ये दवाखाने से आया है। तब वो उस खत को पढ़कर कहती है कि दवाखाने से खत और एकदम तफ्तीशनाक शक्ल बना लेती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि मावा अपने दोस्त के साथ कारवान को देख रही होती है और सोच रही होती है कि कारवान यहाँ पर 5 दिन के लिए ठहरेगा, लेकिन इससे तो सिर्फ ऊंचे दर्जे वाली लड़कियाँ ही लुफ्त उठा पाएगी, निचले दर्जे वालियों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि कितना अच्छा है, मुझे भी कपड़े चाहिए नए। तभी मामा उसके ख्यालों पे पानी फेर देती है और कहती है कि तुम उन्हें कभी नहीं पहन पाओगी। लेकिन उसके ऊपर वो गुस्सा करके कहती है कि मैं जानती हूँ लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ। तभी मामा सोचती है कि ये कभी कभी और कहीं कहीं मिलने वाली जगह है। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन दुकानें कम हैं, ऊपर से इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ एक वैद है। अगर वबा फैल गई तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इंतज़ामिया बहुत ही ज़्यादा कड़क है, वो इसे नहीं फैलने देगी। गटर की व्यवस्था भी अंडरग्राउंड है और नदी का साफ पानी उसे नहीं छूटा। फिर वो सोचते हैं कि एम्प्रेस डॉगर अपनी खूबियों के लिए जाने जाते हैं। मगरिबी पानी की व्यवस्था सच में बहुत ही शानदार है। वैसे भी कोई अगर गंभीर रूप से बीमार भी हो जाता है तो उसे घर वापस भेज दिया जाता है। तभी उसकी दोस्त उसे कहती है कि मामा आखिरी दिनों में थोड़ा वक्त मेरे लिए निकाल लोगी क्या। तभी वो हंसते हुए उसको जवाब देती है कि मैं तुम्हारे बुलावे पे बुरा नहीं मानूंगी। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है।
हम देखते हैं कि लेडी ग्यू को कहती है कि मैंने ज़्यादा खरीदारी तो नहीं कर ली। तभी उनमें से एक कहती है कि नहीं, आप चाहे तो और भी खरीदारी कर सकती है। तभी लेडी ग्यू को जवाब देती है कि दूसरों ने ज़रूर मुझसे ज़्यादा खरीदारी की होगी। तभी माओ माओ सोचने लगती है कि सही बात है, क्रिस्टल पवेलियन की लड़कियों ने बहुत ही ज़्यादा खरीदारी की है, क्योंकि लेडी लिहुआ उन्हें सब कुछ देती है और लेडी लीशु की भी लड़कियाँ उन्हें फुसलाकर अपना काम निकाल लेती है। और ग्रैंड पवेलियन की तो बात एकदम अलग है। लगता है लेडी लेलन को खर्चा करने का बहुत शौक है। कोई और लेडी उनके आसपास भी नहीं है इस मामले में। लेकिन उससे उलट लेडी ग्योको ने सिर्फ इतना सामान लिया कि वो उनके एक कमरे में आ जाए। तभी लेडी निन्वेट्रिन कहती है कि कारवान के लोग कल लौट जाएंगे, तो आज ही खरीदारी को अच्छे से जांच लो। फिर माओ कपड़ों को देखने लगती है और कहती है कि ये क्या, जिसके ऊपर दूसरी लेडी निन्वेट्रिन उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो तभी माओ जवाब देती है कि ज़्यादातर लिबासों में स्लीव है और छाती के नीचे स्कर्ट बांधी हुई है। और फिर वो पूछ लेती है कि क्या वहाँ पर और तरह का पहनावा नहीं था। तभी दूसरी वाली जवाब देती है कि उन्होंने कहा कि यह अभी फैशन में है। तभी माओ सोचने लगती है कि लेडी ग्योको के गर्व को अभी छुपाना है। आमतौर पर बेचने वाले अपनी चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं कि खरीदार उनकी तरफ मोहित हो, लेकिन ग्योको ने छाती को बांधने वाले लिबास पसंद किए हैं, लेकिन उनको पेट छिपाने वाले कपड़े पहनने चाहिए। अभी ऐसा इन्हें सोचना चाहिए, इन्हें ऐसे ही कपड़े लेने चाहिए। फिर वो उनसे पूछती है कि मुझे एक बात बताए, क्या आप उनसे बात कर सकती है कि उनके पास ऐसे और लिबास है या नहीं। तभी लेडी ग्योको समझ जाती है और वो कहती है कि तुम सही हो, और लेडी निन्वेट्रिन से कहती है कि जाओ जाकर दुकान वालों से बात करो। और वो कहती है कि हाँ मैं समझ गई। तभी माओ कहती है कि लगता है ये दोनों समझ गई। हम देखते हैं कि माओ अपनी दोस्त के साथ आखिरी दिन खरीदारी पर आई हुई होती है। तभी उसकी दोस्त आसपास की चीज़ें देख रही होती है और माओ कहती है कि आखिरी दिन पे आने के पीछे मेरा एक राज है। और वो कहती है कि मुझे इस वक्त डिस्काउंट मिल जाएगा। और बस वो फिर अपने कोठे वाली मैडम को याद करने लगती है और कहती है कि उन्होंने मुझे बहुत सारे गुण सिखाए भावताल करने के। और वो देखती है कि उसकी दोस्त बहुत सारी चीज़ों को सच से देख रही होती है और वो उसको एक हेयर रिबन ला के दे देती है, जिसको वो बांध देती है, जिसकी वजह से उसकी दोस्त पागल हो जाती है, उसको जो है अपनी आगोश में ले लेती है और कहती है कि मामो तुम बहुत प्यारी हो। लेकिन तभी मामो देखती है कि वहाँ पर जैस्मीन के फूल भी होते हैं और बहुत सारे और भी मसाले होते हैं। वो उनकी तरफ माइल होती है और जैस्मीन के फूलों को देखकर कहती है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन तभी उसके साथ कोई और भी ये कहती है और वो उसको देखने लगती है और देखती है कि ये तो वही लड़की है जिसने उसकी मदद की थी बिल्ली को पकड़ने में। और वो भी यही कहते हैं कि तुम तो वही बिल्ली वाली हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ। तभी उसकी दोस्त कहती है कि शीशु तुम भी यहाँ हो, और वो उसको देखकर कहती है कि अरे वाह तुम भी यहाँ हो। तब वो कहती है कि देखो मामा ने मुझे हेयर की रिबन ला के दी, और वो कहती है कि ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी मामा कहते हैं कि शायद ये दोनों एक दूसरे को जानती है और इन दोनों के कपड़े भी मिलते हुए, मतलब कि ये एक ही जगह पे काम करती है। और फिर वो कहते हैं कि हमें दुकान के सामने भीड़ नहीं लगानी चाहिए, और अपनी दोस्तों के साथ वहाँ से हट जाती है। लेकिन उससे पहले वो कहती है कि मुझे ये जैस्मिन चाहिए, 3 दे दीजिए, और वो वहाँ से उसको लेकर चली जाती है। हम देखते हैं कि मामा उसे वेद के घर पर लेकर जाती है, और वेद के घर पर जाते हुए वो कहती है कि वेद हमेशा रूड रहता है लेकिन आज उसका मूड ठीक है। तभी वेद उनको बिल्ली दिखाता है और वो दोनों कहती है कितनी प्यारी है। और तभी उनमें से एक पूछती है कि बताओ इसका नाम क्या। तभी हमारी मामा कहती है कि कब चिटरी बिल्ली। तभी वो कहती है कि ये कैसा नाम है। तब वो कहती है कि मामा से तो बेहतर ही है। फिर हम देखते हैं कि वेद उन्हें चाय की ऑफर करता है, लेकिन मामा कहती है कि मैं चाय बना दूंगी। तो वेद कहता है कि मैं उनके लिए नाश्ता निकाल देता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मामा जैस्मिन की कली के अंदर गर्म पानी डालती है जिससे कि वो खिल जाती है, और सब उसको देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही प्यारी है। लेकिन तभी मामा कहती है कि थोड़े गर्म पानी से ये खिल जाती है, सुंदर लग रही है ना। फिर वो तीनों की तीनों खाने लगती है और वेद उनको परोसने लगता है, और वो खाना खाकर कहती है कि ये तो कितना बढ़िया है, कितना प्यारा है। तभी हमारी प्यारी सी शिशु कहती है कि बताओ ये जलसा हर बार इतना ही बड़ा होता है। तभी मामा समझ जाती है कि ये अभी अभी यहाँ पर आई है, क्या ये लेडी लेलन के साथ यहाँ पर आई है। ये वो सोचती है कि इसको 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं ही हुआ होगा। लेकिन फिर उसकी दोस्त कहती है कि नहीं, लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन जगह इस बार इन्होंने गलत चुन ली। इन्होंने नॉर्थ की तरफ जगह चुनी जो कि बहुत ज़्यादा सुकड़ी हुई थी। तभी शिशु कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी उसकी दोस्त कहती है कि इस बार वहाँ से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल भी आ रही थी। तब वेद कहता है कि शायद गटर का पानी वहाँ पर रुक गया होगा, शायद वो जाम हो गई होगी और इसीलिए वो स्मेल आ रही थी, और बहुत ज़्यादा गंदगी भी आज थी वहाँ पर। तभी मामा सोचने लगती है कि क्या इंतजामियात ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा। लेकिन तभी उसकी दोस्त शिशु से पूछती है कि बताओ तुम तो उसी तरफ काम करती हो ना। तब शिशु कहती है कि हाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है और बहुत सारा कीड़े मकोड़े भी है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी मामा कहती है कि कीड़े मकोड़े, और तभी वो अपने छाती से कुछ स्केच निकालकर उन्हें दिखाने लगती है, और वो देखकर कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है शिशु। और शिशु कहती है कि हाँ वहाँ पर ऐसे बहुत है और वहाँ पर बहुत सारी मकड़ियाँ भी है। और बस ये बात होती है कि हमारी प्यारी सी मामा की उत्सुकता जाग जाती है। वो कहती है कि वहाँ पर मकड़ियाँ भी है, मकड़ियों के जालों से अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, उनसे जो है खून रोकने की दवाई भी बनाई जा सकती है। लेकिन तभी हमारी शिशु कहती है कि तुम्हें वहाँ पर बहुत सारी मिल जाएगी, और तो और पूर्व की तरफ गार्डन में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं
और फिर हमारी प्यारी सी मामा कहती है कि फिर तो मुझे उनके पास जाना चाहिए, हर कीड़ा मकोड़ा अच्छी दवाई बनाने में काम आ सकता है। और बस वो दोनों फिर बातों में लग जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि अंधेरी रातों में एक लड़की इत्र की बोतलें खोल रही होती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखता है कि कारवान के जाने के बाद एक अजीब सी खुशबू ने वहाँ पर ट्रेन पकड़ लिया होता है और हर कोई वही खुशबू लगा रहा होता है। कपड़े धोने वाले इस खुशबू से परेशान हो जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हीं को कपड़ों से वो खुशबू निकालनी होती है ना दोस्तों। फिर मामा उसे सूंघकर कहती है कि ये तो गुलाब है, मैं भी अपने गुलाब के पानी को थोड़ा और बेहतर करूँ तो अच्छे पैसे कमा सकती हूँ। लेकिन फिर वो एक और चीज़ सूंघती है और फिर उसकी पट्टी छपक जाती है। वो कहती है कि ये दोनों का मिलाप तो जहर का काम करेगा। और फिर वो एक एक करके सबके कपड़े सूंघने लगती है और फिर उस गंदे कपड़ों की बाल्टी में अपना मुंह डाल देती है। उसकी दोस्त कहती है मामा तुम पागल हो गई हो क्या। तभी मामा कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी जेट पवेलियन जाना पड़ेगा। वहाँ की औरतें ट्रेन को जल्दी पकड़ती है और उसके बाद वो एक एक करके सबके कपड़े सूंघने लगती है और ऐसे ही करते करते वो क्रिस्टल पवेलियन पहुँच जाती है। वहाँ पर भी जाकर एक एक बाल्टी के कपड़े सूंघने लगती है और फिर वो जाती है लेडी शिन के पास और उनकी परमिशन के बगैर उनके कपड़े सूंघने लगती है। और वो कहती है कि तुम जानती तो हो ना तुम क्या कर रही हो। तभी मामा कहती है कि माफ़ कर दीजिए। तभी जिंगशी के हाथ में दिखाया जाता है लिफाफा और वो कहता है कि तुम्हारी शिकायत आई है माओ माओ, ऐसे काम क्यों करती हो तुम भला। लेकिन तभी हमारी माओ माओ कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार सूंघने के लिए आपको भी साथ में लेकर जाऊंगी। तभी वो कहता है कि तुम मुझे क्यों लेकर जाओगी माओ माओ। तभी हमारी प्यारी सी ग्यो को कहती है कि अरे तुम्हें तो बड़ी ताकत है, तुम्हें तो बड़ी हिम्मत है। लेकिन तभी हमारा प्यारा सा जिंगशी कहता है कि मुझे माफ़ कर दे। माओ माओ कहती है कि मेरे पास एक वजह थी। तभी जिंगशी कहता है कि क्या वजह थी बताओ। तभी वो उसको एक पेपर देती है और कहती है कि इसके ऊपर लिखे नाम जोर से पढ़े। तभी जिंगशी उन्हें पढ़कर कहता है कि ये सब तो परफ्यूम्स है। तभी वो ये कहती है कि ये वो परफ्यूम्स है जो लड़कियां अभी लगा रही है। फिर जिंगशी कहता है कि इसका क्या मतलब है। तब वो कहती है कि वो सारे के सारे गर्भ के लिए जहर के बराबर है। ये बात होती है कि लेडी ग्यो को कहती है कि तुम बोलो। माओ माओ कहती है वैसे तो चीज़ें जहरीली नहीं है, लेकिन उनको सही मात्रा में सही जगह पर सही गर्मी के साथ दिया जाए तो वो जहर का काम कर सकती है। बच्चे को इससे खतरा भी हो सकता है। तभी जिंगशी कहता है कि मतलब कि कोई जहर लाना चाहता है। वो कहती है कि पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रिंसेस से उन सारी चीज़ों को दूर कर लेना चाहिए जो कि लेडी लिहुआ के बच्चे की मौत का कारण बनी। तभी हमारी लेडी ग्यो को कहती है कि इसका मतलब वाइट पाउडर। तभी जिंगशी कहता है कि मैं अच्छे से जांचबीन करूंगा इस मामले की। और हमारी अपोफिक्री कहती है कि वैसे तो वो जहर नहीं है, लेकिन उनके मिलाप पे जहर बन सकता है, लेकिन मैं इसके बारे में पक्के तौर पे नहीं कह सकती। अच्छा यही होगा कि आप एक्सपर्ट से इसकी राय ले लें। और जिंगशी अपने बटलर को हुक्म कर देता है और बटलर भी कहता है कि हाँ मैं ज़रूर वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तभी हम देखते हैं कि लेडी ग्यो को भी अपनी हेड लेडी इन्वेटरी से कहती है कि सारी चीज़ों की अच्छे से जांचबीन करो। अपोफिक्री सोचती है कि कुछ तो गड़बड़ है, चीज़ें जैसी बज़ाहिर दिख रही है वैसी है नहीं। हर एक घटना का एक दूसरे से मजबूत संबंध है, चाहे फिर वो जिंगशी की जान लेने की कोशिश करना हो, कारवान के दौरान जहर फैलने वाली चीज़ों को बांटना हो, या उस औरत का मर के फिर से जिंदा हो जाना। हर एक चीज़ दूसरी से जुड़ी हुई है, लेकिन मुझे उस कड़ी को ढूंढना है जिससे वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और फिर वो जिंगशी की तरफ देखती है और सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि हमारी अपोफिक्री जैस्मीन की कली की चाय बना रही होती है कि तभी वहाँ पर जिंगशी आ जाता है। जिंगशी कहता है कि तुम ठीक तो हो, और वो कहती है कि हाँ। फिर वो कहता है कि तुम क्या पी रही हो। तभी वो कहती है कि मैं जैस्मीन की कली की चाय पी रही हूँ। तभी वो कहता है कि ये फ़ायदेमंद है। तब वो कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तब वो कहता है कि मुझे भी पिलाओ, लेकिन वो कहती है कि ये आपके काम नहीं आएगी, आपकी किसी काम की नहीं है। तभी वो कहता है कि ऐसी क्यों कह रही हो, लेकिन तभी वो कहती है कि असल में इससे मैन पावर बढ़ता है। अब आप समझ जाए दोस्तों कौन सा मैन पावर बढ़ता है। तब वो बेचारा थोड़ा खफा हो जाता है और फिर उससे खफा होकर उठकर चला जाता है और वो कहती है कि शायद मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, गलती कर दी। फिर हम बटलर को आते हुए देखते हैं। जिंगशी उससे पूछता है कि मेरा संदेशा पहुंचा दिया। तब वो कहता है कि हाँ, और फिर वो कहता है कि बीच के दर्जे की कॉन्क्यूपाइन जीन की मौत हो चुकी है। और बस ये बात होती है कि वो उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और वो चौंक कर कहता है जहर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाई जाती है कॉन्क्यूपाइन ग्यो को, उन्हें भी कोई चाय पिला रहा होता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखेगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।